राष्ट्रवादी विचारधारा के आधुनिक प्रणेता, विश्व हिंदू महासभा के संस्थापक वीर विनायक राव सावरकर का जन्म महाराष्ट्र के नासिक जिले के मंगूर गांव में 28 मई 1883 को हुआ था। वर्ष 1897 में राजनीतिक आंदोलन शिखर पर पहुंचने के कारण कई ऐसी घटनाएं घटी जिनसे वीर सावरकर को अपने जीवन की दिशा तय करने में मदद मिली। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को जेल में डाल दिया गया था। अंग्रेज अधिकारी वॉल्टर चार्ल्स रेड तथा आयर्स्ट की क्रूरता को देखकर चाफेकर बंधु दामोदर चाफेकर और बालकृष्ण चाफेकर से रहा नहीं गया। उन्होंने दोनों अंग्रेज अफसरों को गोली मारकर खत्म कर दिया। दामोदर चाफेकर और बालकृष्ण चाफेकर पकड़े जा चुके थे। इन दोनों भाइयों का पता अंग्रेजी हुकूमत को बताने वाले द्रविड़ बंधुओं को वासुदेव रानाडे ने गोली मार दी। रानाडे को इस जुर्म में अदालत ने फांसी की सजा दे दी। बालक विनायक सावरकर ने जब चाफेकर बंधुओं के बलिदान का समाचार पढ़ा तब उनका मन बहुत व्यथित हो उठा। एक परिवार के 3 युवकों के बलिदान की घटना का बालक सावरकर के मन पर गहरा असर हुआ। चाफेकर बंधुओं के बलिदान से सावरकर के भीतर जल रही क्रांति की लौ धधक उठी। वीर सावरकर ने वर्ष 1900 में क्रांति के लिए युवकों को संगठित करने के उद्देश्य से मित्र मेला नाम से संगठन की स्थापना की। मित्र मेला संगठन शिवाजी उत्सव और गणेशोत्सव के आयोजन के माध्यम से युवाओं के संगठन में जुट गया। मित्र मेला में युवा क्रांतिकारी देश को स्वतंत्र कराने के तरीकों और योजनाओं पर चर्चा करते थे। वर्ष 1901 में नासिक से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वीर सावरकर का विवाह यमुनाबाई से हुआ। विवाह के बाद उन्होंने पुणे के फर्गुसन कॉलेज से बीए की डिग्री प्राप्त की। जब लॉर्ड कर्जन द्वारा वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन किया, उस वक्त बंगाल के विभाजन का विरोध करते हुए वीर सावरकर ने अंग्रेजी सामानों का बहिष्कार कर उनकी होली जलाने का निर्णय लिया। इसके बाद विदेशी सामानों की पहली होली सावरकर जी द्वारा पुणे में जलाई गई। इस घटना की खबर पूरे देश में आग की तरह फैली और इसका बहुत बड़ा असर अंग्रेजी व्यापार पर भी पड़ा। वर्ष 1906 में वीर सावरकर बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद एलएलबी की पढ़ाई के लिए बम्बई आ गए। इस दौरान उन्हें शिवाजी स्कॉलरशिप मिली, जिससे उन्हें बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए लंदन जाने का अवसर मिला। वीर सावरकर ने वहां भी भारतीय छात्रों को भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने के उद्देश्य से संगठित करने का काम किया। वीर सावरकर ने वहां फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। इस संगठन में लाला हरदयाल, भाई परमानंद, मदनलाल ढींगरा जैसे कई बड़े क्रांतिकारी सदस्य आजादी की लड़ाई से जुड़े। सावरकर ने भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित अपनी पहली पुस्तक तैयार की, जिसका नाम था इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ब्रिटिश हुकूमत ने इस पुस्तक को भारत और ब्रिटेन में प्रकाशित होने पर रोक लगा दी। मैडम भीकाजी कामा के सहयोग से यह पुस्तक हॉलैंड से प्रकाशित की गई और फ्रांस होते हुए इसकी प्रतियां किसी प्रकार भारत भिजवाई गई। अंग्रेजों के खिलाफ सावरकर जी ने कई महान क्रांतिकारी खड़े कर दिए। सावरकर जी के निरंतर स्वतंत्रता के लिए किए जा रहे कार्यों से भयभीत होकर अंग्रेजों ने उन्हें सबसे बड़ा राजद्रोही घोषित कर दिया। 21 दिसंबर 1909 को स्वतंत्रता सेनानी अनंत कान्हरे ने नासिक के कलेक्टर M.T. जैक्सन की गोली मारकर हत्या कर दी। इसी बीच वीर सावरकर के बड़े भाई गणेश सावरकर को आजीवन काले पानी की सजा सुनाई गई। उनके छोटे भाई नारायण को लॉर्ड मिंटो पर बम फेंकने के कारण जेल में डाल दिया गया। इन घटनाओं के बाद वीर सावरकर का इंग्लैंड में रहना मुश्किल हो गया, जिसके बाद सावरकर पेरिस चले गए, जहां वे मैडम कामा के घर पर रहने लगे। भारत में क्रांतिकारियों पर ब्रिटिश हुकूमत की ज्यादतियां बढ़ती जा रही थी और लंदन में रहने वाले भारतीय युवाओं के ऊपर भी शिकंजा कसने लगा था। ऐसे में वर्ष 1910 में वीर सावरकर ने वापस लंदन आने का निश्चय किया ताकि आंदोलन की रफ्तार धीमी नहीं पड़े। लंदन स्टेशन पर जैसे ही गाड़ी रुकी, पुलिस ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेजों को यह बात मालूम थी कि वीर सावरकर उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है। वह सावरकर को किसी भी तरह नहीं रोक सकते।
इसलिए ब्रिटिश जज ने उन्हें वापस भारत भेजने का आदेश दिया। जब सावरकर जी को मोरिया नामक जहाज से इंग्लैंड से भारत लाया जा रहा था, तब 8 जुलाई 1910 को वीर सावरकर जी ने अंग्रेज सैनिकों को चकमा दिया और समुद्र में कूद पड़े। समुद्र में आए तूफान और ऊंची लहरों के बीच में तैरकर किनारे की ओर चल पड़े। समुद्र में तैरकर सावरकर फ्रांस के समुद्री तट पर आ पहुंचे, जहां पहले से फ्रांसीसी सिपाही खड़े हुए थे। इसी बीच अंग्रेज सिपाही भी तब तक पहुंच गए। उन्होंने फ्रांसीसी सिपाहियों को भ्रमित कर दिया और सावरकर जी को पुनः अपने कब्जे में ले लिया। मुंबई पहुंचने पर वीर सावरकर पर एक साथ 3 मुकदमे शुरू किए गए। इन मुकदमों में वीर सावरकर को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उन्हें महाराष्ट्र में डोंगरी, भायखला और ठाणे जेलों में रखा गया। ठाणे की जेल में सावरकर जी को आजीवन सजा पाए दूसरे बंदियों के साथ काला पानी की सजा के लिए अंडमान निकोबार भेज दिया गया। अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में स्थित सेल्यूलर जेल नरक से भी भयानक मानी जाती थी। 4 जुलाई 1911 को वीर सावरकर को काले पानी की आजीवन कैद भोगने के लिए सेल्यूलर जेल की 3री मंजिल की सबसे अंतिम कोठरी में डाल दिया गया। सावरकर जी को रोज कोल्हू से 30 पौंड तेल पेरना पड़ता था। कम तेल पेरने पर उन्हें बेरहमी से पीटा जाता था। 1911 से 1921 तक सावरकर सेल्यूलर जेल में बंदी रहे। जेल में बंद रहने के दौरान उन्होंने लिखने के लिए पेन और कागज उपलब्ध नहीं होने पर कोठरी में कोयले से दीवार पर कविताएं लिखी। अब ये बात अलग है कि मोहनदास और जवाहर को अपने कारावास के दौरान आरामदायक बिस्तर, सेवक, किताबें और डायरी पेन, साफ कपड़े और अच्छा भोजन दिया जाता था। लेकिन इन भाड़े के क्रांतिकारियों से कई दुखद और कष्टदायक था वीर सावरकर का कारावास। नेहरू जब नमक सत्याग्रह में भाग लेने के कारण जेल में बंद थे, तब उनके पास जेल में व्यक्तिगत सेवक था। वे जेल के बाहर आरामदायक बिस्तर पर सो सकते थे। रोज मिलने कोई ना कोई आता था और घर से उनके लिए खाना और फल आते थे। 1923 में जब नेहरू जेल में थे, तब बहुत भयभीत हो गए थे और तब नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू ने अंग्रेजों को एक मर्सी पिटीशन भेजी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेकर मेरे बेटे जवाहर ने गलती करी है, जिसके लिए मेरा बेटा क्षमा पात्र है। इसलिए आप कृपया करके जवाहर नेहरू को जेल से रिहा कर दीजिए। और डरपोक नेहरू की नाजायज औलादें वीर सावरकर जी पर आरोप लगाती हैं कि उन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी, लेकिन यह झूठ है। क्योंकि वर्ष 1914 में जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ, तब वीर सावरकर जी ने अंग्रेजों को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने अंग्रेजों के सामने अपनी बात रखते हुए कहा कि यदि अंग्रेज राजनीतिक कैदियों को सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में रखें, तो सभी राजनीतिक कैदी अंग्रेजों का साथ देंगे और हम अपनी आजादी की लड़ाई लेजिस्लेटिव काउंसिल में ही लड़ेंगे। सावरकर जी ने खुद को नहीं बल्कि सभी राजनीतिक कैदियों को छोड़े जाने की बात अंग्रेजों के सामने रखी। अपने पत्र के अंत में सावरकर जी ने लिखा, यदि अंग्रेजी सरकार को मुझे यानी वीर सावरकर को जेल से रिहा करने में कोई परेशानी है, तो आप मुझे नहीं बल्कि बाकी सभी राजनीतिक कैदियों को छोड़ दीजिए। इस पत्र में कहीं भी माफी की बात नहीं की गई। 5 अक्टूबर 1917 को मॉन्टगो और चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए। तब भी सावरकर जी ने अंग्रेज सरकार को पत्र में लिखा, पहले हमारे पास आजादी की लड़ाई के संवैधानिक तरीके नहीं थे, लेकिन अब हमारे पास विकल्प उपलब्ध हैं। इसलिए हम अब संवैधानिक आधारों पर आजादी की लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए आप सभी राजनीतिक कैदियों को छोड़ दीजिए। और इस पत्र के अंत में भी सावरकर जी ने पुनः वही बात कही कि यदि मुझे छोड़ने में कोई दिक्कत है तो आप मुझे मत छोड़िए, लेकिन बाकी राजनीतिक कैदियों को छोड़ दीजिए। इस पत्र में भी सावरकर जी ने माफी नहीं मांगी, बल्कि बाकी भारतीय कैदियों को रिहा करने की सिफारिश की। ब्रिटिश शासक जॉर्ज पंचम ने अंडमान निकोबार के अधिकांश राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया था, जिनमें हेमचंद्र दास, त्रिलोकनाथ चक्रवर्ती, बरीन घोष, सचिंद्र नाथ सान्याल, परमानंद शामिल थे। लेकिन सावरकर जी को अंग्रेज सरकार ने नहीं छोड़ा।
इस पर सावरकर जी ने अंग्रेजों को पत्र लिखा कि जब सभी राजनीतिक कैदियों को छोड़ा जा रहा है तो मुझे रिहा नहीं करने का कारण बताया जाए। इस प्रकार सावरकर जी ने 3 पत्र लिखे, लेकिन किसी भी पत्र में अंग्रेजों से माफी नहीं मांगी। 1913 में वीर सावरकर ने सभी कैदियों के लिए साफ सुथरे भोजन की मांग करी और इसके लिए उन्होंने अनशन की घोषणा कर दी। सावरकर जी का साथ देने के लिए जेल में कैद सभी कैदियों ने सावरकर जी के साथ अनशन शुरू कर दिया। तब अनशन कर रहे कैदियों से बातचीत करने के लिए अंग्रेज अधिकारी रेनल्ड क्रेडॉक को सेल्यूलर जेल में भेजा गया। रेनल्ड क्रेडॉक ने वीर सावरकर जी से हुई बातचीत और उनके द्वारा दिए गए पत्र पर अपने विचार रिपोर्ट में व्यक्त करते हुए लिखा कि सावरकर को अपने किए गए अपराधों पर कोई पछतावा नहीं है, वह किसी भी यातना के कारण नहीं झुक रहा है। वर्ष 1913 में वीर सावरकर द्वारा दिए गए पत्र और उस पर अंग्रेज अधिकारी की रिपोर्ट के बाद वीर सावरकर को दी जा रही यातनाओं को और बढ़ा दिया गया। वीर सावरकर ने बाकी कैदियों की तरह कोल्हू के बेल की तरह काम करने से मना कर दिया, जिसके कारण वीर सावरकर जी को 7 दिन तक लगातार हथकड़ियों में जकड़कर रखे रहने की सजा दी गई। इस समय 16 जून 1914 को काम करने से मना करने पर ही वीर सावरकर को 4 महीनों तक भारी भरकम चैन से बांधकर रखने की सजा दी गई। इसके बाद 18 जून 1914 को वीर सावरकर को क्रॉस बार फेटर्स में 10 दिन तक बांधकर रखने की सजा दी गई। 1921 में सावरकर सेल्यूलर जेल से रिहा हुए और उन्हें रत्नागिरी की जेल में भेजा गया। जेल में वीर सावरकर ने जो कविताएं जेल की दीवारों पर लिखी थी, उन कविताओं को सावरकर जी ने जेल से निकलने के बाद पुनः लिखा, जिसके कारण उन्हें 3 साल रत्नागिरी और यरवड़ा जेलों में रहना पड़ा। सावरकर जी ने 1924 में रत्नागिरी जेल से रिहा होने के बाद अधिक समय समाज सुधार में लगाया। 1931 में उन्होंने हिंदुओं में छुआछूत की कुरीति को मिटाने के लिए पतित पावन मंदिर की मुंबई में स्थापना की। सावरकर ने लोकमान्य तिलक की स्वराज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और उसके बाद उन्होंने अखिल भारतीय हिंदू महासभा का गठन किया। वीर सावरकर जी ने कई किताबें लिखी, जिनमें माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, लेटर्स फ्रॉम अंडमान, जिनमें उनके अनुभव और संघर्ष का वर्णन है, और भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसमें 1857 की क्रांति का उल्लेख है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय उन्होंने देश के विभाजन का प्रबल विरोध किया। इसी बीच नाथूराम गोडसे ने मोहनदास की हत्या कर दी, जिसके बाद वीर सावरकर को जेल में डाल दिया गया। हालांकि बाद में उन्हें निर्दोष पाया गया और छोड़ दिया गया। सावरकर जी ने 1 फरवरी 1966 को देह त्याग कर उपवास रखने का निर्णय किया और स्वतंत्र वीर सावरकर जी ने 26 फरवरी 1966 को उपवास कर अपनी देह त्याग कर पंचतत्वों में विलीन हो गए।